Meena Kumar. And I am Alia Hussain. Welcome to our favorite show, Jazz Junior. आज करेंगे हम बात योगा की और जानेंगे कि खुद को फिट कैसे रखना है। नृत्य कथाओं में सीखेंगे कुछ नए वैल्यूज एंड मॉरल्स और साथ ही साथ हम बात करेंगे एक सेंसिटिव टॉपिक पे। तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और सवार हो जाते हैं फिटनेस की ट्रेन पर। और हाँ, योगा एक्सपर्ट आशिता और आसिम के साथ सीखेंगे योगा के कुछ और न्यू आसन और फ्लेक्सिबल कैसे होना वो भी। यस लिटिल फ्रेंड, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। शांति ही शांति ही शांति ही। हेलो माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर योगा सेगमेंट। लेट्स डू सम योगा पोस्चर्स टुडे। तो आज हम कुछ वो योगा पोस्चर्स करने वाले हैं जो कि हमारी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, हमारे काफ, हमारे हैंड्स को और हमारी नेक को मोबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हम एक आसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर करके सीखेंगे। तो आज हम करने वाले हैं बर्ड पोज। बर्ड पोज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। माय फ्रेंड्स, अब आप घुटने पे बैठ जाइए। ध्यान रहे आप या तो योगा मैट का प्रयोग करें या फिर कोई मोटा गद्दा ले लें, उस पर बैठें, क्योंकि यह आसन आपके घुटनों पर और आपके पाम्स पर प्रेशर डालने वाला है। तो वो लोग उसको ना करें जिनके घुटने में या फिर हाथ में, कलाई में कोई भी इंजरी या फिर कमज़ोरी हो। पहले आप घुटने पर खड़े हो जाइए और अब धीरे से शोल्डर के सामने आपके दोनों हाथों को रख दीजिए। दोनों हाथों का गैप आपके शोल्डर डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अब आपको धीरे से पहला पार्ट करना है। पहले पार्ट को करने के लिए आपको ध्यान रहे आपके पीछे से टोज भी दूर रहेंगे। अब आप धीरे धीरे एक्सेल करते हुए एक हाथ ऊपर उठाइए, धरती से परपेंडिकुलर, और सामने की ओर देखिए। 2 से 3 सेकंड करना है, देन वापस। अब दूसरा हाथ इसको सामने लेके जाइए और होल्ड करिए। एक आसन को हम 3 बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी मसल मेमोरी क्रिएट हो पाए। धीरे से वापस, exhale, come back, inhale, exhale, inhale, exhale. So my dear little friends, अब हम करते हैं बर्ड पोज का सेकंड पार्ट। तो इसको करने से लिए वापस से सेम पोजीशन में जाना है। आपके हैंड्स शोल्डर डिस्टेंस पर रहेंगे, आपकी बॉडी टेबल की पोजीशन में रहेगी और अब आप सामने की तरफ देखते हुए एक्सेल करते हुए लेग्स के साथ करेंगे। तो लेग्स के साथ करते हुए एक्सेल करते हुए आप लेग्स को ऊपर लेके जाइए, एक लेग को, यानी कि पहले हम राइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके दोनों हाथों के बीच में आपका लेफ्ट लेग लेकर आएंगे और अब धीरे से लेग को पीछे की तरफ ओपन करेंगे और धीरे से उसको उठाएंगे और धीरे से वापस आइए। तो आपको ध्यान रहे कि आपका हैंड्स का और लेग्स का पोस्चर बिल्कुल शोल्डर डिस्टेंस पर होना चाहिए, जैसे कि आप मेरे लेग्स देख सकते हैं। अब आपको राइट लेग से वर्क करना है, तो आप लेफ्ट लेग को दोनों हैंड्स के बीच में ले आइए। अब आप आपके राइट लेग को पीछे लेके जाइए और बॉडी से बाहर निकाल दीजिए। अब आप यहाँ से उसको ऊपर लिफ्ट करेंगे। 3 सेकेंड्स तक हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, come back, inhale and slowly go up, come back। अब हमें लेफ्ट लेग से करना है, तो हम अपना राइट लेग को हैंड्स के बीच में लाएंगे और लेफ्ट लेग को बाहर निकालेंगे। इसी तरह से राइट हैंड को बाहर निकालेंगे और अब धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे। 1 2 3, धीरे से वापस,
सेकेंड टाइम लेग हैंड 1 2 3 धीरे से वापस थर्ड टाइम गो 1 2 3 धीरे से वापस। तो हमें कंप्लीट बर्ड स्ट्रेच करते हुए याद रखना है कि हमें हमारा ऑल्टरनेट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करना है। यह करने से हमारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, लचीली हो जाती है और रोग मुक्त भी होती है। तो अभी हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और मैं चेष्टा आर्या, आपकी योगा एक्सपर्ट, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। तो आलिया, ये बताओ, क्या आप अब योगा करने लग गए हो? हाँ दीदी, मैं तो रोज योगा करती हूँ। और आपके पेरेंट्स कर रहे हैं? मेरे पेरेंट्स भी करते हैं और वो भी फिट हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी आलिया, उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स के भी पेरेंट्स योगा करने लग गए। हमारे प्रोग्राम को देखकर लगता है अब सब फिटनेस की जर्नी में सवार हो गए हैं। थैंक यू चेष्टा दीदी और दो छोटे जूनियर्स आफिन और आशिता। आपने हमें बहुत सारे न्यू आसन सिखाए। थैंक यू। थैंक यू। आलिया, आपको पता है कथक कैसे करते हैं? देखो, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 और फिर ऐसे। हाँ दी दादी। बहुत समय पहले की बात है। एक बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। उस झुंड में एक बूढ़ा कबूतर भी था जो बहुत अक्लमंद था। सभी कबूतर उस बूढ़े कबूतर का बहुत सम्मान करते थे। दोपहर के वक्त कबूतर जंगल में दाना ढूंढते और रात के वक्त अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते थे। एक दिन जब वो अपना खाना ढूंढ रहे थे तो उन्हें जमीन पर ढेर सारे दाने बिखरे दिखाई दिए। सभी कबूतर एक साथ जमीन पर उतरे, लेकिन बूढ़े कबूतर को कुछ शक हुआ। एक घने जंगल में इतना सारा दाना एक जगह पर कैसे आया? ये जरूर कोई चाल है। रुक जाओ, यहाँ मत जाओ। पर किसी ने भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनी, क्योंकि सब भूखे जो थे। परंतु ये सचमुच ही एक चाल थी। हा हा हा, इतने सारे कबूतर सभी को एक साथ जाल में लेने का अच्छा मौका है। कबूतर जमीन से दाना चुग रहे थे, पर जल्द ही उन्हें लगा कि वो तो हिल भी नहीं पा रहे हैं। उनके पांव तो जाल में जकड़े जा चुके थे। बूढ़ा कबूतर दूर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। हा हा हा, इतने सारे कबूतर, अब इन्हें पिंजरे में बंद करूंगा और फिर इन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। सभी कबूतर जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे।
थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने बूढ़े कबूतर से सहायता की गुहार की। बूढ़ा कबूतर सोचने लगा, सुनो, जाल को अपनी अपनी दिशा में खींचना छोड़ो और जोर लगाकर एक ही दिशा में जाल को लेकर उड़ने की कोशिश करो। सभी कबूतरों ने एक साथ उड़ान भरी और जल्द ही जाल के साथ वो हवा में उड़ने लगे। बेचारा बहेलिया कबूतरों को उड़ता देख हाथ मलता रह गया। बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे कबूतरों को अपने दोस्त के घर लेकर आया। उसका दोस्त एक चूहा था। चूहे के पास पंख तो नहीं थे, पर बहुत मजबूत दांत थे। उसने अपने साथी चूहों को बुलाकर जाल को कुतर-कुतर कर काट डाला, जिससे कि कबूतर जल्द ही आजाद हो गए। कबूतरों ने चूहों का धन्यवाद किया और साथ ही बूढ़े कबूतर को भी धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एकता में बहुत शक्ति होती है। बिल्कुल ठीक, एकता में बड़ी शक्ति है। जब तक साथ रहोगे, कोई मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वाओ, वंडरफुल स्टोरी। आज की स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। आपकी स्टोरी टेलिंग इन अ डांस फॉर्म और वो भी एनिमेशन के साथ हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ज्यादा भाता है। थैंक यू सो मच। आलिया, अभी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट का टाइम हो गया है। आज हम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है। टीना दी, पॉक्सो एक्ट क्या होता है? पॉक्सो एक्ट एक ऐसी चीज है जो आपके और हमारे जैसे बच्चों को पता होना चाहिए। तो आज इसी बारे में आप सभी को एडुकेट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट ऑफ द डे सुशांत चंगोत्रा जी, एडिशनल सेक्रेटरी DSLSA। वेलकम टू आवर शो सर। वेलकम सर। प्लीज हैव अ सीट। तो आलिया, आप ये बताओ, क्या आप गुड टच और बैड टच के बारे में जानते हो? नहीं टीना दी, मुझे गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं पता है। अच्छा, आपको नहीं पता? Yes. तो चलो मैं आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाती हूँ जो आपको बताएगा कि क्या है गुड टच और बैड टच। देखते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सुशांत चंगोत्रा जी, एडिशनल सेक्रेटरी DSLSA। Thank you, ma'am. It's wonderful to be here. It's wonderful to be talking about the topic which is so close to our hearts and to heart of everyone around us. So thank you very much for having me here. It's my pleasure here. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Welcome. तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप के माध्यम से कुछ स्टूडेंट्स। सो चलिए, लेट्स कनेक्ट विद आवर फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो। हाय फ्रेंड्स। Hello. तो बच्चों, पॉक्सो जैसे इंटीग्रल इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ है एक्सपर्ट सुशांत जी। Good afternoon, sir. My name is Manya Sharma from JLDAV Public School. I am from class 12, Commerce Stream. My question is, what is the role of school authority if POXO happens in our school? What are the offences under the POXO Act? ये जो POXO Act है बेसिकली ये बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर बच्चों के साथ किसी किस्म का भी कोई सेक्सुअल वायलेंस होता है, किसी किस्म का भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो इट इज़ एन ऑफेंस अंडर द POXO Act। अब POXO Act के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रावधान है जिसके ज़रिए से ये ऑफेंसेस को रिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन इस एक्ट की सबसे खासियत है कि
अगर किसी की भी इस तरह की पॉक्सो एक्ट के अंदर की ऑफेंस अगर किसी की जानकारी में आती है, वह उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस ऑफेंस को पुलिस को रिपोर्ट करे। और इसी तरह से अगर स्कूल की अथॉरिटीज को ये जानकारी मिलती है, चाहे वो बच्चे से मिले, चाहे वो किसी और सोर्स से मिले, तो स्कूल अथॉरिटीज की जिम्मेवारी है कि वो उस ऑफेंस के बारे में पुलिस को जानकारी दे। अगर पुलिस को ये जानकारी नहीं दी जाती, मान लो जैसे स्कूल के अथॉरिटीज को पता लग गया, वो जानकारी नहीं देते, तो ये एक अपने आप में ऑफेंस है पॉक्सो अंडर के एक्ट, जिसके लिए स्कूल अथॉरिटीज को पनिश भी किया जा सकता है। बिल्कुल सर, अब आई एम श्योर कि बच्चे और हमारे व्यूअर्स पॉक्सो के अंदर कैसे ऑफेंसेस आते हैं ये जान ही गए होंगे। और इसी बात पे कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? Sir, myself Rashmi from GLDAV Public School of class 12 Science Stream. I want to put up this question that what is the age limit under the POCSO Act? जो पॉक्सो एक्ट जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने आए हैं, इसके अंदर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसके बारे में डिफाइन किया गया है कि वो व्यक्ति बच्चा माना जाएगा जिसकी उम्र 18 साल से कम की हो। और अगर 18 साल से कम की उम्र में किसी के साथ कोई हैरेसमेंट होती है, तो वो व्यक्ति अगर मान लो उस बारे में कंप्लेंट नहीं कर पाता उस समय, लेकिन अगर वो 18 साल के बाद भी उस बारे में कंप्लेंट करना चाहे, तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर ही कवर होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जब बच्चे के साथ अपराध हुआ तब उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? Good afternoon, sir. Myself Pooja from GLDAV Public School of class 12 Science Stream, and my query is, what are the 4 main features of POCSO Act? पॉक्सो एक्ट एक अपने आप में यूनिक एक्ट है, एक यूनिक लेजिस्लेशन है। इसके अंदर सारा का सारा फोकस बच्चे के वेलफेयर के ऊपर है, बच्चे को इस तरह की ऑफेंसेस से बचाने के ऊपर है। सबसे पहली बात जो इस एक्ट के अंदर स्टैंड आउट करती है वो ये है कि ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। जैसे ईव टीजिंग हो गया, बाकी सारे आईपीसी के जो ऑफेंसेस हैं वो जनरली लड़कियों के ऊपर ही माने जाते हैं, उन्हीं के ऊपर ही ये ऑफेंस आता है, विक्टिम सिर्फ लड़कियां होती हैं। लेकिन इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट या किसी किस्म की सेक्सुअल असॉल्ट होती है, तो उसके लिए बच्चे का मतलब सिर्फ लड़की नहीं, उसका मतलब लड़की, लड़का या इवन थर्ड जेंडर है। तो सबसे पहली चीज इसमें ये स्टैंड आउट करती है। दूसरी चीज इसमें ये है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर किसी की भी जानकारी में इस तरह का अपराध का होना आता है, तो वह हर व्यक्ति की ना सिर्फ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक लीगल ड्यूटी है कि उसके बारे में रिपोर्ट किया जाए। अब बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि वो रिपोर्ट कहां पे करे। रिपोर्ट करने का माध्यम बिल्कुल सीधा और सिंपल है, या तो वह 100 नंबर पे फोन किया जा सकता है या चाइल्ड हेल्पलाइन पे फोन किया जा सकता है। अगर वहां पे भी करने में आप असक्षम पाए अपने आप को, तो एक DSLSA की हेल्पलाइन नंबर है 1516, आप वहां पे भी कॉल करके बता सकते हैं। वहां पे हमारी अथॉरिटी, हमारे जो पैनल एडवोकेट्स हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिक चीज इसमें निकल के आती है इस एक्ट के अंदर, वो ये है कि इसका जो सारा प्रोसीजर है वो नॉर्मल प्रोसीजर से हटके है, कंप्लीटली हटके। अगर कोई भी अपराध के हम इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, तो पुलिस हमारे घर पे आती है हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्डर में। इसके बाद नॉर्मली लोगों को लगता है कि पुलिस हमारे घर पे आएगी, तो लोगों को डर लगता है, लोग रिपोर्ट नहीं करते। इस चीज का भी ध्यान रखा गया। इसके बारे में पुलिस वाला जब भी आपके घर पे आएंगे, तो वो एक सादी यूनिफॉर्म में आएंगे और जनरली उस चीज के लिए वो एक लेडी ऑफिसर को भेजेंगे। वो आ गए, उसके बाद अब लोगों को बहुत बार कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझ नहीं आता, तो वो पुलिस ऑफिसर ही एक काउंसलर को फोन करेंगे, जो कि DCW या और किसी संस्था या अथॉरिटी के जरिए वहां पे उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन होता है। वो आपके घर पे आएंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे आपका हेल्प करेंगे। जो भी आपके मन में शंका या डर होगी, वो उसकी मदद आपकी करेंगे। उसके बाद भी ये प्रोसीजर और अच्छा होता जाता है। अब क्या होता है, नॉर्मली जब भी हमने किसी भी चीज को अपना रिपोर्ट किया, वो बाद में केस कोर्ट में जाता है। जब केस कोर्ट में जाता है तो हमें गवाही के लिए भी बुलाया जाता है। तो यहाँ पे गवाही का भी बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर है, ताकि बच्चे को किसी किस्म का भी डर या और प्रभाव ना आ सके। एक सेपरेट कमरा बनाया जाता है जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बच्चे के साथ बातचीत होती है। जो ऑफेंडर होता है, जिसके ऊपर आपने अभियोग लगाया होता है, उसको एक अलग कमरे में बिठाया जाता है, जहां पर
एक शीशा होता है, एक मिरर होता है, जिसमें वो अक्यूज तो बाहर की प्रोसीडिंग देख सकता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, कौन बैठा है, किसी को नहीं पता चलता। तो इससे बच्चे का जो मन में जो डर होता है, जो जनरली देख के ऑफेंडर को आ जाता है, उससे भी कंट्रोल कर पाता है बच्चा। सुशांत जी, आपने ये बहुत ही पते की बात बताई कि ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है एंड आई एम श्योर कि हमारी यूजर्स के लिए ये एक बहुत ही यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसी बात पे लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। Hi friends. Hello everyone, my name is Tanushka Yadav. I'm from JLDA School, class 12, Commerce Stream. So my question to you is, what is the full form of POCSO and what is the minimum punishment under this act? पॉक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। जैसे मैंने पहले कहा, सारा जो एक्ट है ये बच्चों के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। अब इस एक्ट के तहत जितनी भी डिफरेंट तरह की हम बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस बारे में सोच सकते हैं, वो सब इसके अंदर कवर होता है, वो सबको पनिशेबल बनाता है। अब इसके अंदर जो पनिशमेंट्स हैं वो ग्रेविटी के बेस पे होता है। अगर बच्चे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है तो पनिशमेंट्स बहुत ज्यादा है। अगर बच्चे के साथ खतरनाक किस्म का सेक्सुअल कांटेक्ट है तो उसमें पनिशमेंट्स डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट तक जाती है। लेकिन अगर बच्चे का कांटेक्ट नहीं है, कोई और किस्म का बिल्कुल दूर से दराज से हट के, जैसे मैंने कहा कि ऑफेंस रिपोर्ट नहीं करते, तो उसकी पनिशमेंट्स कम है। और इस एक्ट के अंदर मिनिमम पनिशमेंट फाइन भी है। सो ये एक्ट डेथ पेनल्टी से लेके मात्र फाइन तक पनिशमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो इसी बात पे दूसरा क्वेश्चन प्लीज। Good afternoon, sir. I am Akriti Baba from JLDA Public School of class 12, Commerce Stream. My question is, what is difference between bad touch and good touch in POCSO? जब हम बच्चे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि टच कैसा है कैसा नहीं है। इसीलिए इसका सबसे सरल तरीका समझने का है गुड टच, बैड टच। गुड टच कहीं पे भी टच कर लिया, जिसे टच करने से हमें बुरा नहीं लगे, जिससे टच होने पे हमें डर नहीं आए किसी किस्म का। और बैड टच जिससे हमें डर मिले। अब बैड टच कहाँ पे टच करना बैड टच माना जा सकता है? जनरली जैसे हम बच्चों जो स्विमिंग करने जाते हैं स्विमिंग पूल में, तो जैसे हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो पहना होता है, वो सारा बॉडी के पार्ट्स हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसको कोई टच नहीं कर सकता। अगर हमारे बॉडी पार्ट पे टच करता है तो वो बैड टच है। अदरवाइज अगर आपको कहीं और पे टच कर ले, मान लो आपके फेस पे भी टच करे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इसको बैड टच नहीं कहते, कहेंगे हम पॉक्सो या अदरवाइज। अगर हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे कोई टच करता है, जो पार्ट्स हम पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते, उन पे अगर कोई टच करता है तो बैड टच है। अगर हमें अंकल ने या आंटी ने किसी ने कहा कि शिकायत करी, इस चीज के बारे में किसी को बताया, तो वो हमारे उल्टा खिलाफ बोलेंगे, हमारे मम्मी पापा को बोलेंगे या किसी और को बोलेंगे। तो इससे डरना नहीं है। हमें एक चीज को समझना है कि हम ठीक हैं और जो बैड टच कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए सबसे पहले अगर कोई बैड टच करे तो हमें उनको बोलना चाहिए, नो प्लीज डोंट टच। अगर वो फिर भी नहीं हटता तो हम शोर मचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम शोर मचाएंगे, उसके बाद हम सबसे पहले जब घर जाएं, अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, जो भी बड़े घर पे हों, उनको बताना चाहिए कि उस अंकल ने या उस आंटी ने या उस व्यक्ति ने मेरे को ऐसे बैड टच किया था, ताकि वो जो गलत काम करने वाला है उसको पूरी तरह से सजा मिल सके। सर आप ये बताइए, क्या कोई ऐसी प्रोविजन है जिसमें बच्चे फ्रीली रिपोर्ट कर सके बेझिझक, बिना डर के? आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर्स में भी, अगर कोई पॉक्सो का ऑफेंस रिपोर्ट होता है, उसमें बच्चे का, उसके पिताजी का, उसके माताजी का, उसके स्कूल का या उसका एड्रेस कभी नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की आइडेंटिटी, विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे, यह भी अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है पॉक्सो एक्ट के अंदर। तो इससे हम सबका एक मन में जो डर होता है कि हमने अगर रिपोर्ट की तो हमारा समाज में कैसा सिचुएशन बनेगी, हमें लोग अच्छा मानेंगे या कैसा मानेंगे, ये इस चीज का बहुत करीबी तौर से ध्यान रखा जाता है इस एक्ट के अंदर। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको सतर्क और जागरूक रहना है। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. बाय Bye bye. बाय बाय। थैंक यू सो मच सुशांत सर, आपने इतना सेंसिटिव टॉपिक उठाया और आई एम श्योर कि अब हमारे दर्शक और भी जागरूक और सतर्क हो गए होंगे और पॉक्सो एक्ट के प्रावधान का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी Thank मच you, sir. जी, थैंक यू वेरी मच आलिया।
ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम रियली थैंकफुल मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली ताकि मैं बच्चों के जो या परिवार का जो डर, जो उस चीज़ के बारे में जानकारी वो दे पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू सर। दीना दी, आप मेरे से हमेशा पूछते हो आपने इस शो में क्या सीखा, तो आज मैं आपको खुद बताऊंगी। नंबर 1, योगा। योगा से मैंने बहुत सारे न्यू आसन सीखे जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। एंड नंबर 2, स्टोरी टेलिंग, जिसमें बहुत सारे मोरल्स होते हैं एंड वैल्यूज़। वाओ आलिया, आपने तो आज काफी कुछ सीख लिया। आपने गुड टच के भी बारे में सीखा, बैड टच के भी बारे में सीखा। आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी आज के एपिसोड के बाद और सतर्क और जागरूक हो गए होंगे। So it's now time to take your leave. We will meet you next week at the same time with some new topics and experts. Only on your favorite show, Jazz Junior.